क्लासरूम में अवां सभिनी जो आदर भाव, खुश आमदीद, भली करे आया, वेलकम। अवां सभिनी जो स्वागत है, आप सबका स्वागत है। पिछले 2 प्रोग्राम मैंने उर्दू में किए और आज का भी वो इसलिए कि कोई भी लैंग्वेज, वो चाहे इंग्लिश हो, ये इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान में बात कर रहा हूँ, इंग्लिश हो, सिंधी हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, उसका एक ही मकसद है। इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट, इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ, उसके नुआंसेस तो बहुत हैं, उसके रंग तो बहुत हैं, उसके कलर्स बहुत हैं, लेकिन इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट इस वक्त ये कम्युनिकेशन है। मैं बात करना चाहता हूँ और ख़ासतौर पर उन लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ, उनसे मैं सीखना चाहता हूँ, उनसे कुछ मैं हासिल करना चाहता हूँ। उन लोगों से जो किसी वजह से इस वक्त सरे दस्त जो ये आज का क्लासरूम है, ये उसका मौजू नहीं है कि वो क्यों सिंधी नहीं सीखते, उनको सिंधी क्यों नहीं आती, 65 बरसों से सिंध में रहते हैं, सिंधी क्यों नहीं आती। ऐसी कोई बात नहीं है। आप अंदरून सिंध, वो अंदरून सिंध, कई लोगों को ये नाम अच्छा नहीं लगता, तो फिर इंग्लिश में कहा जाए रूरल, क्योंकि रूरल सिंध, रूरल का लफ्ज़ तो बहुत पहले से था, ये तकसीम हिंद से पहले का है, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसको बाकायदा एक ऑफिशियल नाम दे दिया कि सिंध 2 हिस्सों में है, एक रूरल सिंध है, एक अर्बन सिंध है। रूरल सिंध की कोटा अलग है और अर्बन सिंध की कोटा अलग है। मुलाजमतों में जहाँ भी रूरल और अर्बन की कोटा को मद्देनज़र रखा जाता है, तो नाराज़ होने वाली बात नहीं है। दिस इज़ अ मैटर ऑफ कम्युनिकेशन। किस ज़बान में कहा जाता है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सरे दस्त राइट नाउ क्या कहा जाता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कौन शख्स क्या कह रहा है, वो शख्स जो है, ठीक है, बहुत बड़ी कोई हस्ती होगी, हम तो फ़कीर हैं, ज़मीन की खाक है, क्या कह रहा है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। वो क्या हमें कम्युनिकेट करना चाहता है। मैंने पिछले क्लासरूम में भी कहा था कि बंगाली 24 बरस हमारे साथ थे, और ये मगरबी पाकिस्तान वाले हम जो हैं, मैं तो खैर सांवला भी नहीं, काला सा हूँ, बेशुमार इस तरह के हैं, लेकिन कुछ लोग बड़े गोरे चिट्टे लंबे, तो वो बंगालियों को फिज़िकली भी हेट करते थे, ये अच्छे नहीं हैं, 4 फुट के हैं, 4.5 फुट के हैं, काले हैं, पतले दुबले हैं। क्या लिखते हैं उनके लिटरेचर में, जिनके लिटरेचर का अगर मैं उसको फादर, आई डू नॉट नो फादर कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, फादर ऑफ लिटरेचर रविंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद बंगालियों को मना किया गया था कि रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीरें अपने घरों में मत रखें, हालांकि वो बहुत बड़ी हस्ती बंगाली लिटरेचर की। 24 बरस उन्होंने क्या लिखा अपनी शायरी में, अपने कैसे दुख दर्द तकलीफ़ों का उन्होंने इज़हार किया, अपने अफसानों में किया, अपने नावलों में किया, अपनी तहरीरों में किया, लेकिन हमें तो परवाह ही नहीं है, क्यों, बंगाली नहीं आती हमें। अब वो चूँकि तादाद में बहुत ज़्यादा थे, वेस्ट पाकिस्तान के 4 सूबे मिलाएं फिर भी वो अलग सबसे ज़्यादा थे। जो सूरत हाल इस वक्त है वेस्ट पाकिस्तान, जिसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसमें से वेस्ट का लफ्ज़ निकाल दिया बाहर, वेस्ट का नाम निकालकर उसको कहा कि यही पाकिस्तान है अब आपका। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान 5 फेडरेटिंग यूनिट्स पे बना था, वो तो नहीं है ये। इसको तो फिर हर चीज़ इसकी असर न होनी चाहिए थी, क्योंकि
दिसंबर 71 को पाकिस्तान, मोहम्मद अली जिन्ना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इन्होंने जो कंसीव किया था, बनाया था, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के 25 साल से भी 1 साल पहले टूट गया। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वेस्ट पाकिस्तान में से वेस्ट का लफ्ज़ निकाल के अलग किया और उसको कहा कि ये है पाकिस्तान आपका। हालांकि इट वाज अ ग्रेव पॉलिटिकल मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, क्योंकि उनको किसी ने ये अख्तियार नहीं दिया था कि मोहम्मद अली जिन्ना ने और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 5 फेडरेटिंग यूनिट्स के साथ पाकिस्तान बनाया था। वो पाकिस्तान टूट गया। अब 4 फेडरेटिंग यूनिट्स हैं। असर नौ अब सिलसिला तय होना चाहिए कि अब ये 4 सूबे जो हैं ये मिलकर फेडरेटिंग यूनिट्स अब नए पाकिस्तान के बारे में फैसला करेंगे कि नए पाकिस्तान में इन 4 सूबों के हुकूक क्या होंगे। दैट वाज वेरी नेसेसरी। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये नहीं किया, क्योंकि उस टूटे हुए पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुई थी पाकिस्तान में 70 में, लड़ाई झगड़े उस इलेक्शन के नतीजे में जो शुरू हुए वो 70 से क्रॉस करके 71 में आए और 71 में पाकिस्तान टूटा। तो हैरत अंगेज बात है कि जिस पाकिस्तान में इलेक्शन हुए थे उसके नतीजे को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी बरकरार रखा। बोला जी नहीं जी, वो जो पाकिस्तान था ना जो टूट गया अब। हालांकि जब मुल्क टूट जाते हैं तो हर चीज़ टूट जाती है उनकी। नया पाकिस्तान बना था, नया फेडरेटिंग यूनिट 4 थे, उनके वो बिठाकर एक नया वर्किंग पेपर बनाया जाता कि इन 4 सूबों की आपस में किस किस्म की रिलेशनशिप होगी। और दूसरे ये कि अब ये नया पाकिस्तान है तो नए इलेक्शंस होंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान जो था 5 सूबों वाला मोहम्मद अली जिन्ना का और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, वो तो टूट गया। लेकिन नहीं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी उसको रखा और मुजीबुर रहमान ने भी रखा, क्योंकि मुजीबुर रहमान को ब्रूट मेजॉरिटी थी ईस्ट पाकिस्तान में और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ब्रूट मेजॉरिटी थी वेस्ट पाकिस्तान में। इन दोनों ने समझा कि चलो ठीक है, अब इलेक्शंस होंगे, पता नहीं मेजॉरिटी मिलती है नहीं मिलती है, क्योंकि कई लोगों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ उंगली उठाई थी कि डिसमेंबरमेंट ऑफ पाकिस्तान में ही इज़ वन ऑफ द मेजर कैरेक्टर्स, उंगली उठी थी। और हो सकता है अगर नए इलेक्शंस होते तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस तरह स्वीप नहीं कर सकते थे। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी रखा उस जो टूट गया पाकिस्तान, उसके जो इलेक्शंस थे उसको अपने हिस्से में लिया। 4 फेडरेटिंग यूनिट्स को मिलाकर कहा कि ये पाकिस्तान है। किसी असेंबली के मेंबर में ये दमखम नहीं था कि उठ के जुल्फ़िकार अली भुट्टो से कहते कि साहब ये कैसे पाकिस्तान है। पाकिस्तान में तो 5 फेडरेटिंग यूनिट थे ना, 5वां फेडरेटिंग यूनिट कहाँ गया। जब भी फेडरेशंस बनती हैं और उस फेडरेशंस में से अगर एक भी कोई यूनिट निकल जाए, एक भी अगर अलग हो जाए, तो वो फेडरेशन नहीं रहती। उसको असर नौ आपको नए रूल्स एंड रेगुलेशंस और रिलेशनशिप्स उसमें तय करनी पड़ती हैं, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने होने नहीं दी। कहा कि यही पाकिस्तान है और चूंकि हमारे पास पीपल्स पार्टी के पास एक ब्रूट मेजॉरिटी है, हम ही इसको रूल करेंगे। क्या नतीजा निकला, क्या नतीजा निकला। इतनी दर्दनाक प्लैंड असैसिनेशन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हिस्ट्री में बहुत कम इस तरह के एग्जाम्पल्स मिलते हैं। ही वॉज फिजिकली एलिमिनेटेड, झूठे मुकदमे बना के। आप कैसे एक आदमी को हैंग कर सकते हो जिसने गोली नहीं चलाई, जिसने किसी को खंजर नहीं घोंपा, और आप उसको मौत की सज़ा दे देंगे। आप उम्र कैद दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो उसको कहा था अगर तुम फलां आदमी को नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा, तो वो आदमी कहेगा जी मैं क्या करता, मुझे अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उसको मार दो, मैंने उसको वो कसूरी को मार दिया। पूछ लें, मैं लायर नहीं हूँ और ना ही मेरी कोई स्टडी है आपके कायदे कानूनों की। आपसे सुना है मैंने, आपसे सीखा है मैंने। ज़्यादा से ज़्यादा उसकी उम्र कैद हो सकती थी, लेकिन नहीं, बिकॉज ही हैड टू बी एलिमिनेटेड एंड दे एलिमिनेटेड हिम, ख़त्म कर दिया। वहाँ शेख मुजीबुर रहमान
along with his entire family except his one daughter. He was brutally cut to pieces. ये वो था, टूटे हुए मुल्क में जो इलेक्शंस हुए थे वो नाकारा होते हैं भाई। उन इलेक्शंस की वजह से पाकिस्तान टूटा। तो आप उसके जिस इलेक्शन की वजह से पाकिस्तान टूटा, उस इलेक्शंस के जो नतीजे हैं उसको भी आप डस्टबिन में डालते, उसको भी ख़त्म करते। आप नया पाकिस्तान बना था, नए फेडरेटिंग यूनिट से 4 सिर्फ, पहले 5 थे 47 वाले में, 71 वाले में 4 हैं। तो हर चीज़ नए सिरे से होती, होने नहीं दी। क्या नतीजा निकला जो आज निकला है? अब जो इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान में, ये उसी वजह से हो रहा है। क्योंकि कोई जो इतना बड़ा दरख्त आप देखते हैं, कांटों वाला हो चाहे फलदार हो, कुछ भी हो, ओवरनाइट ग्रो नहीं होता। इट टेक्स टाइम। उसको वक्त लगता है बड़ा होने में, वक्त लगता है उसको ऊंचा होने में। तो ये जो जितनी एक अफरा तफरी जो हम पाकिस्तान में देख रहे हैं उसके हवाले से, ये सारी बातें मैंने इसलिए की कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि मैं किस ज़बान में बात कर रहा हूँ, मैं क्या सीखना चाहता हूँ, मैं क्या कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, क्या उसमें कोई मायने है, क्या उसकी तरफ आप तवज्जो दे सकते हैं। अब असल मौजू पर, जो आज के क्लासरूम का मौजू है, तालिबान। तालिबान कौन है? एक छोटी सी रिसेस लेते हैं, एक कप चाय का पीते हैं। आप भी चाय पिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पी सकते हैं फिर भी। तो रिसेस के बाद रिसेस फ़कीर की वापसी, रिसेस से फ़कीर की वापसी। ये मैं आम मिस्कीन सा फ़कीर आदमी रास्तों पे, गलियों में, पुरानी किताबों की दुकानों पर, कंप्यूटर्स के पुर्जे, क्या वो है, इसमें घूमने फिरने वाला आदमी, आम आदमियों से मेरा उठना बैठना, ये वो, उनसे ही मेरी बातचीत होती है। कुछ चीज़ें हमारी समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें नहीं आती। तो सरकार इस वक्त हैवी मैंडेट के साथ, पहले भी मियाँ साहब हैवी मैंडेट के साथ आए थे, हैवी, वेरी हैवी मैंडेट। और 14 बरस पुरानी बात है, याद ठीक से मुझे याद नहीं आ रहा है, 2 बरस, तकरीबन 2-2.5, इतना ही था। टर्म पूरा नहीं कर सके थे, ये मुझे याद है। तो इस मर्तबा भी मियाँ साहब बड़ी अक्सरियत लेकर आए हैं और इट्स अ पावरफुल गवर्नमेंट, क्योंकि उनको किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह पिछली हुकूमत में जरदारी साहब की, उस हुकूमत को बैसाखियों की ज़रूरत थी। उन्होंने तरह तरह की बैसाखियाँ, एक भी नहीं, तरह तरह की लगा दी थी। जब भी बात करते, भाई आप अपनी तरफ से भी तो कुछ करो, बीबी ने ये कहा था, बीबी ने ये फरमाया था, भाई आप भी तो फरमाओ। बीबी ने तो फरमाया बहुत है हमारे सर आंखों पर, लेकिन आप भी तो कुछ फरमाओ हुजूर। आप भी जो हुकूमत में जाके बैठे हो, आप भी तो कुछ फरमाओ। तो वो बैसाखियाँ लेकर, कभी MQM की बैसाखी इधर लगाई हुई है, कभी वो अवामी नेशनल पार्टी पठानों की वो लगाई हुई है, और बात बात में बीबी की बात। तो इस वक्त जो सामने बातें आ रही हैं, जो हमें दिखाई दे रही हैं, उसमें मियाँ साहब को फिर से वंस अगेन हैवी मैंडेट। पिछली मरतबा हैवी मैंडेट के साथ वो 2 साल में चले गए। लेट अस प्रे फॉर हिम। तो अब मियाँ साहब से, सरकार है मियाँ साहब की, तो सरकार से बात होगी। और पहले जरदारी साहब की सरकार थी, तो जरदारी साहब की सरकार से बात होती थी। और
जरदारी साहब की सरकार के भी पीर साईं और वडेरे खान सरदार जो उनके साथ थे वो नाराज़ होते थे, और हमारे डायरेक्टर्स को और प्रोड्यूसर्स को, इस फ़कीर को तरह तरह से। लेकिन वो एक चीज़ भूल जाते थे कि फ़कीर को आप उसको कोई प्रेशराइज नहीं कर सकते, क्योंकि फ़कीर के पास लूज करने के लिए कुछ होता ही नहीं है। क्या है मेरे को फ़कीर क्या करेंगे आप? फटे पुराने कपड़े उससे उतार लेंगे, आप क्या करेंगे? तो अब ये नई हुकूमत, इनके साथ भी वडेरे हैं, इनके साथ भी चौधरी हैं, इनके साथ भी खान हैं, इनके साथ भी सरदार हैं, और अब इनके साथ तो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट भी आ गए हैं। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलिस्ट इतने डेवलप नहीं है यूरोप के इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह, और वो ऑफ शूट हैं हमारे फेडरल सिस्टम के। पाकिस्तान में जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ऑफ शूट हैं, सिवाय कुछ के, मेमन भाई जो डायरेक्ट इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए। लेकिन कुछ ज़मीनों से पैसा कमाकर, और कुछ लोगों ने एग्रो इंडस्ट्री लगाई। अगर हम वो क्या होता है शुगर केन की फसल है आपकी, तो आप ये चाहेंगे, अगर आपको येन है, आप ये चाहेंगे कि शुगर केन से बनता है आपकी चीनी बनती है, गुड़ बनता है आपका उससे, तो क्यों ना गुड़ और चीनी बनाने के कारखाने वहीं उस खेतों के करीब हो, ताकि वहाँ जो देहात के लोग हैं उनको भी शहरों में मारा फिरने के लिए, शहरों पर बोझ बनने के लिए, कि इतने लोग अगर शहरों में जाएंगे तो उनके लिए रहने करने का, उनके लिए सीवरेज का सिस्टम, उनको पीने का पानी चाहिए, उनको बिजली चाहिए, उनको क्या क्या चाहिए, उसको करने के लिए प्लानिंग ये होती है कि एग्रो इंडस्ट्री लगती है। आप वहाँ पर ये क्या कहते हैं, गना शुगर केन, आई एम सॉरी मैं भूल रहा था उसका नाम, शुगर केन कह रहा था, वो गना। तो उससे चीनी बनाए आप, उससे आप गुड़ बनाए, आप कारखाना वहीं लगाएं। फिर उसका जो छिलका निकलता है, उस छिलके से आपके हार्डबोर्ड और वो कार्ड और चिप बोर्ड, पता नहीं क्या क्या आपका वो बनता है। ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो आपकी एग्रो इंडस्ट्री हैं, जो आपकी एग्रीकल्चर के साथ कनेक्टेड है। लेट देम बी देयर, तो आपके शहरों पे बोझ नहीं पड़ेगा, आपकी बिजली पे बोझ नहीं पड़ेगा, आपके पानी पे बोझ नहीं पड़ेगा, सड़कों पे बोझ नहीं पड़ेगा, सीवरेज सिस्टम आपका ख़राब नहीं होगा कि सड़कों पे गंदा पानी फैलता इन चीज़। पिछली मरतबा तो नहीं हुआ। अब देखें मियाँ साहब क्या करते हैं। तो मियाँ साहब की एक, अब उन्होंने 100 दिन का दिया है सेंचुरी। देखें तेंदुलकर सेंचुरी कब कंप्लीट करता है। तेंदुलकर की बैटिंग है ना, तेंदुलकर को पिच भी देखनी पड़ेगी कि जहाँ मैं बैटिंग कर रहा हूँ सेंचुरी बनाने के लिए वो पिच कैसी है, गड़े वड़े तो नहीं है, गीली तो नहीं है, ओस तो नहीं पड़ी इसको रात को इसके ऊपर, घास तो नहीं इसके ऊपर आ गई है, जहां से किसी ने जरा सी फास्ट बॉलिंग की तो विकेट उड़ गई पीछे से। ये सारी चीजें मियां साहब को देखनी पड़ेगी सेंचुरी करने के लिए। सेंचुरी करेंगे और हम तमाशाई स्टेडियम में बैठे हुए, पाकिस्तान इज ए स्टेडियम एंड वी आर सिटिंग हियर। सेंचुरी देखने के लिए मियां साहब की इस सेंचुरी में क्या करते हैं। इस सेंचुरी में पहले दिन वाली जो है फर्स्ट डे की फर्स्ट रन जो है उसके हवाले से बात करनी है। अभी वो पवेलियन में ही थे और अब मैदान में नहीं आए थे, जा रहे थे पवेलियन से निकल के मैदान की तरफ। तालिबान से बात होगी, तालिबान से सुलह सफाई होगी, तालिबान से अमन और भाईचारे की बात होगी। पहले बात होगी मियाँ साहब की हुकूमत के कल पुर्जे, उनसे जमहूरियत है। मुशर्रफ का दौर होता तो हम बात नहीं करते, वो तो मुशर्रफ था ना, खुद समझते हो। इसलिए तो इस कलम में दम नहीं है ना। अगर ये कलम बंदूक होता तो बड़ी बात होती, बंदूक नहीं है, वो ज़माना गुजर गया। When pen was mightier than the sword,
अब ये ज़माना जो है, sword is mightier than this rotten pen, कलम, कोई हैसियत नहीं है इस कलम की, जो कुछ है तलवार है। बहरहाल जो कुछ है, इस वक्त हमें ये कलम, कहा गया कि कलम अब इम्पॉर्टेंट है, तलवार को हमने म्यान में डाल दिया है, खट अंदर इनसाइड। हुजूर ये तालिबान अव्वल आप देखें ना, मैं अपनी एज के साथ 1936 से कराची में हूँ। अब तक भी जो कराची में ये सारे दंगे फसाद, ये जो रोज़ाना 4 आदमी उधर मर गए, 8 उधर मर गए, तो ओरिजिनल कराची ऑफ 1947 जो कि केमाड़ी से शुरू होकर कायद-ए-आज़म का मकबरा जहाँ पर बना हुआ है, इस मकबरे पे एक छोटी सी पहाड़ी होती थी, उस पहाड़ी को कराची की लोकल ज़बान में टकरी कहते थे। उस टकरी पर छोटी सी पहाड़ी, आज उस पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मकबरा। हमेशा जितने भी सिविलाइज्ड कंट्रीज़ हैं और शहर हैं, जेल 3-4 मील दूर होता है, बीच शहर में नहीं होता। सरकार, आपके कल पुर्जे जितने हैं वो सुन रहे हैं, पता नहीं, आई डू नॉट नो, सिंधी चैनल है, कुछ लोग तो कहते हैं अच्छा सिंधी चैनल है, चलो छोड़ दो। लेकिन इसी हवाले से मैंने इस उर्दू में बात शुरू की है कि शायद कभी किसी, अरे सिंधी चैनल से उर्दू आवाज़ कहाँ से आ रही है, सुने तो क्या कह रहे हैं, इस हवाले से शायद किसी के कान ये बात पड़ जाए। तो सब सिविलाइज्ड कंट्रीज़ के बड़े बड़े शहरों में जेल शहर से 3-4 मील दूर बनते हैं। तो कायद-ए-आज़म का मकबरा जहाँ पर है, यहाँ शहर हमारा ख़त्म हो जाता था। वहाँ से लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ फिलैंथ्रोपिस्ट, बिलोनियर्स, हिंदू मर्चेंट्स और क्रिश्चियन मर्चेंट, ये पारसी मर्चेंट्स रहते थे, व्यापार करने वाले। देवर बिजनेसमैन, ओवरसीज बिजनेसमैन थे। उनकी कॉलोनियाँ बनी हुई थी, खूबसूरत कोठियाँ थी। 47 के बाद उनकी कोठियों को मिसमार करके, जो कि पीस ऑफ आर्ट थे, गंदी एक लंबी 20-20, 15-15, 10-10 मंजिलों वाली फ्लैट्स बना दिए हैं, जिसमें कोई रंग भी नहीं करता। ये था कराची। वहाँ से 3 मील दूर कराची का प्रिजन था, जेल, कराची से 3 मील दूर। अब वो जेल आपके कराची के शहर में है, बीच में, इट इज हार्ट ऑफ द सिटी। हमेशा ट्यूबरक्लोसिस के हॉस्पिटल, तपे तिक, पार्टीशन से पहले और कुछ अरसा बाद में भी पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं और पाकिस्तान में नहीं, ये कहा जाता था कि ये छूत की बीमारी है, तपे तिक लग जाती है, इससे बचने की कोशिश की जाए। लिहाजा जिस शख्स को ये बीमारी लग जाए उसको आइसोलेशन में रखा जाए, क्वारंटाइन में रखा जाए, उसको अलग किया जाए सोसाइटी को। लिहाजा जितने भी सैनिटोरियम्स शहरों से हमेशा बाहर होते थे, तो लिहाजा ओझा सैनिटोरियम कराची का, तपे दिक का, वो कराची से 12 मील दूर, कराची यूनिवर्सिटी आजकल जहाँ बनी हुई, उसके बाद है आपका वो क्या है, स्पार्को के साथ लगता है जाके ओझा सैनिटोरियम, और ये शहर के बीच में आ गया है, क्योंकि कराची को घेरा डाल दिया है तरह तरह की बस्तियों ने, तरह तरह की मच्छर कॉलोनी ने, और खामोश कॉलोनी, झिंगूर कॉलोनी, फलां कॉलोनी, वो कुंवारी कॉलोनी, शादीशुदा कॉलोनी, इन लोगों ने। अब वो असल बात तो हमने शुरू की है तालिबान वाली, तो छोटी रिश्ते से लेके फिर आते हैं उसको, फिर वो असर नौ थोड़ा सा सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे, रिसेस। तो सरकार, फकीर की वापसी रिसेस से, तो सरकार ये तालिबान हैं कौन? क्या ये हम में से हैं? कराची में तो हम उनको नहीं देखते।
हैदराबाद में नज़र नहीं आते, लाहौर में आपको नज़र नहीं आते, शेखुपुरा में नज़र नहीं आते आपको, फैसलाबाद में नज़र नहीं आते आपको। अरे भाई ये हैं कौन और हैं कहाँ जिनसे आप गुफ्तगू यूनीत करना चाहते हैं? क्या तालिबान की तादाद इतनी ज़्यादा है जो इस मरतबा इलेक्शन में 2-3 करोड़ लोगों ने वोट दिया, क्या इससे ज़्यादा उनकी तादाद है कि उन्होंने डायरेक्ट चैलेंज कर दिया है पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन को और आप इतने डर गए उनसे, घुटने टेक दिए आपने उनके सामने कि उनसे बात की जाएगी? बहुत सोचने के बाद एक जुमला मैं कह रहा हूँ, और जुमला क्या कह रहा हूँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आम आदमी, मैन इन द स्ट्रीट, आप कहते हैं जमहूरियत है तो मैं मानता हूँ जमहूरियत है, जमहूरियत है तो मैं पूछूंगा, इज़हार आज़ादी की बात है। क्या तालिबान आर दे स्ट्रांगर देन द पाकिस्तान आर्मी और द आर्म्ड फोर्सेस? क्या हमारी अफवाज से ज़्यादा ताकतवर हैं जहाँ कहीं भी ये हैं तालिबान? शहरों में तो नहीं है। कहाँ हैं? वेयर आर दे? कहाँ बैठे हुए छुप के कि आप उनसे बात करना चाहते हो? और जिनसे बात करना चाहते हो उनकी तादाद आप हमें बताएं। इट इज़ अवर राइट, क्योंकि हमने वोट दे के आप लोगों को वहाँ भेजा है। आप खुद नहीं जाके बैठे हो, चलकर बस रास्ता बना हुआ था और जरदारी को आपने हटाया और खुद अंदर चले गए। नो सर, यू हैव बिन वोटेड। आपको वोट देकर, और वोट हम लोगों का है, मेरा वोट है, हमने वोट देकर आपको असेंबली में भेजा। इसलिए हम आपसे पूछ सकते हैं तालिबान कौन है, उनकी तादाद कितनी है, क्या आप इस कदर डर गए हैं? क्या हमारी अफवाह उनसे लड़ नहीं सकती? अगर कोई दूसरा मुल्क इस तरह हम पर अटैक कर दे तो आप उनसे कहेंगे कि नहीं, अफवाह हमारी नहीं लड़ेगी उनके साथ, डिफेंड नहीं करेगी कंट्री को। वो तो आपकी कंट्री को डिफेंड, ये आपको अटैक कर रहा है कि आपको कहता है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए। तो लिहाजा ये चीज़ें साबित होनी चाहिए। आप क्यों उनसे बात करना चाहते हो, ये अब छुपाने वाली बात नहीं है। सेंचुरी के दरमियान ये सारी बातें साफ होकर सामने आने चाहिए। वी वांट टू नो देम। चेचक हैं, अजबेक हैं, अफगानी हैं, कौन लोग हैं उसके अंदर, और क्यों डर रहे हैं आप उनसे इतना? क्यों घुटने टेकना चाहते हैं आप उनके सामने? सरकार, ये वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। आपका रिस्पांस हमें चाहिए इस बारे में, क्योंकि उनको, उस जिन को तो किसी ने नहीं देखा और आप जिन के सामने घुटने टेक रहे हैं। क्या आप उनकी सप्लाई लाइन नहीं काट सकते हथियारों की? अब बात होगी वो गैबी, एक तो गैबी खान चांडियो थे ना, वो बहुत बड़े, उनको अंग्रेज़ों ने बड़ी जागीर वागीर दे दी थी, डरते थे उससे, और वेरी फेरोशियस पीपल। आज उनके जो पोते पड़पोते सिंध असेंबली और शायद एक दो आपकी कौमी असेंबली में बैठे हुए हैं। गैबी, उनका वो जो बड़े सरदार थे, उनका नाम था गैबी खान चांडियो, और अब भी शायद उसका कोई पड़पोता है, वो भी साईं गैबी खान चांडियो है। रखते हैं ना नाम, दादा का नाम, परदादा का नाम, पोते पे पड़पोते पे वो बैठे हुए हैं। मतलब है कि ये जो गैबी हैं, नज़र नहीं आते, गैबात की तरह, सिर्फ धमाका करके मेरी बच्ची जा रही है स्कूल अपनी 40 दूसरी बच्चियों के साथ, उसको बम से उड़ा देते हैं, उसको रॉकेट मारते हैं। जहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी की कोई दुकान है, जहाँ कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर बिकते हैं, उस पर बम लगाते हैं, उसको उड़ा देते हैं बमों से। जहाँ दवाएं मिलती हैं मोहलक बीमारियों की, मसलन पोलियो है, आप क्या चाहते हो कि पाकिस्तान में लंगड़े लूले बच्चे पैदा हों तो उनको पोलियो मत पिलाओ? लिहाजा पोलियो पिलाने वाली पूरी टीम को मारो। पोलियो की दवाएं, अच्छा पोलियो की दवा इतनी बड़ी वो होती है नाजुक, उसको ठंडा रखना पड़ता है, उसको केयर करनी पड़ती है। इन लोगों की डर की वजह से अव्वल तो उसकी हालत उन दवाओं की क्या होती होगी। उनको मारते हैं आप लोग, आपको लूले लंगड़े
इस तरह के दूसरे आने वाली जनरेशन पाकिस्तान की वो चाहिए। आप भाई हो कौन? आपको ये सर में किसने बात बिठाई है कि आप पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकते हैं? कैसे चेंज कर सकते हैं आप? पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन खुद ब खुद तो किसी ने नहीं बनाया, कोई अफसाना तो नहीं था, कोई नावल तो नहीं था कि कृष्ण चंद्र ने नावल लिखा और हमने उसको पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना के लगा दिया। ये तो नहीं है, कृष्ण चंद्र का नावल तो नहीं है पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन। ये लोगों ने इलेक्ट होकर आए और लोगों ने बनाया। तो मिस्टर तालिबान और वो जो आपके कहाँ है मौलाना समीउल हक साहब छुप के बैठे हुए हैं, आपके स्पोक्समैन हैं, वो हुकूमत को वो लगाते रहते हैं, कोनिया लगाते, इनसे बात करो, इनसे बात करो, बात करो इनसे। आप आए ना समीउल हक साहब, हमें ये बातें तो थोड़ा समझाएं ना, हमें समझ में नहीं आ रही हैं, इसलिए हम ये आपसे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि खुदारा हमें बताएं तो सही ना कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना चाहते हैं तो इनको बताएं जो सही तरीक़ाकार है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को 1, 2, 4 आदमी तो नहीं बनाते। इलेक्टेड पीपल ऑफ पाकिस्तान, उनके रिप्रेजेंटेटिव जब असेंबली में जाकर बैठते हैं, इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और वहाँ पर आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बनती है। वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के में जितने भी कवानीन है वो बनते हैं। तो भाई क्या मौलाना समीउल हक साहब और मिस्टर तालिबान, आप लोग, क्या आपकी इतनी तादाद है पाकिस्तान में कि आप इलेक्शन में खड़े हों, आप इलेक्ट होकर असेंबलियों में पहुँचें, मियाँ नवाज शरीफ की तरह एक हैवी मैंडेट लें ताकि किसी और दूसरी जो काफर पार्टियां हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़े आपको, आप नेकोकार और बहुत अच्छे, आप फिर आएँ और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को कान से पकड़ के डब्बे में डालें और नई कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। कोई नहीं रोकेगा आपको। ये फ़कीर भी आके आपके सामने हाथ जोड़ेगा, साहब बिकॉज आई एम सबसर्विएंट टू कॉन्स्टिट्यूशन। फिर चाहे आपने बनाई हो, चाहे ए ने बनाई हो, बी ने बनाई हो, सी ने बनाई हो, डी ने बनाई हो, लेकिन वी कॉल इट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वी कॉल इट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और फिर आप एक पिछली क्लास रूम में भी मैंने आपको बताया था, आप बड़ी बात कर, हम इस्लाम फैला रहे हैं। अव्वल तो ये बात मौलाना समीउल हक हमारी समझ में नहीं आती कि मेरी बच्चियों को बमों से उड़ाने से, तालीमी इदारों को बमों से उड़ाने से, साइंस और टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मनसूबात, ये जो तनसीबात हैं, उनको उड़ाने से कौन सा इस्लाम आने वाला है? ये कौन सा इस्लाम है? ये तो प्रोग्रेसिव इस्लाम तो नहीं है, ये लाइट तो नहीं है, आप अंधेरा फैला रहे हैं। या ये अंधेरा फैला के फिर आप लालटीन बने जलाएंगे, आप दिया जलाएंगे आप कि जी ये है, क्योंकि वो एडिसन ने बनाया था वो बल्ब, क्योंकि वो क्रिश्चियन था, उसको ख़त्म करो। ये आइंस्टाइन ने किया था ये काम, बंद करो, वो क्रिश्चियन था। तो भाई वो दिया जलाओ, चलो वही दिया जलाते हैं, लेकिन फिर आप भी तो तलवार उठाओ ना, क्योंकि कलाशनकोव तो एक कम्युनिस्ट, दरिया, काफर, खुदा को नहीं मानने वाला इंजीनियर था, रशियन, उसका नाम था कलाशनकोव, उसने ये बंदूक बनाई है। और आप एक काफर की बनाई हुई बंदूक से आप इस्लाम फैला रहे हो, अंधेरा फैला रहे हो हमारे लिए, और अंधेरे में हमें कहते हो दिया जलाओ, और आप जो है तलवार की बजाय आप कलाशनकोव से हमें मारना चाहते हो। भाई आप हो कौन? हु आर यू? आपका क्या इंटरेस्ट है हमारे साथ? 47 में आप कहाँ थे जब पाकिस्तान बन रहा था? 47 में जो फसादात हुए थे हिंदुस्तान में, कि अनगिनत हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी सब मरे थे उसमें, कौन थे आपके बड़े उस वक्त? आप तो छोटे हैं ना सब, कौन थे? और फिर आप कौन सा, किस किस्म का इस्लाम लाना चाहते हो? मिस्र, इजिप्ट, टर्की वाला इस्लाम लाना चाहते हैं? बताएं तो सही ना आप, क्योंकि ये जो मुस्लिम ममालिक हैं, सब बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक की मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त, सरेदस्त, जो पाकिस्तान को इमदाद देते हैं, और पाकिस्तान उनकी इमदाद पे चल रहा है। इमदाद पे चलने वाले पाकिस्तान को आप ठीक कराना चाहते हैं। जो जिन लोगों की इमदाद आ रही है आप उनको तो ठीक करें ना, इजिप्ट ठीक करें। इजिप्ट में इस्लाम में आपको अच्छा लगता है अगर, तो आप इजिप्ट वाला इस्लाम यहाँ ले आएँ। टर्की का अच्छा लगता है, टर्की वाला आप ले आएँ। ब्रुनाई दारुस्सलाम वाला आपको अच्छा लगता है, उसको ले आएँ।
जॉर्डन का आपको इस्लाम अच्छा लगता है वो ले आए, सऊदी अरेबिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, हालांकि इस्लाम में किंगडम का तस्वुर ही नहीं है, लेकिन वो बाकायदे लिखते हैं किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को अगर यहाँ लाना चाहते हो, यहाँ भी कोई किंग रखना चाहते हैं आप, बिस्मिल्लाह, कुछ कहे तो सही ना, आप कुछ हमें बताएं तो सही ना। मलेशिया वाला इस्लाम लाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप? अब मैसेज पहुंचा है मेरे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स का कि जी क्लासरूम का वक्त हो गया ख़त्म, घंटियां बज रही हैं, स्कूल बंद होने वाला है। तो बात तो हमारी ख़त्म नहीं हुई। मिस्टर तालिबान के साथ तो बात चलेगी, मौलाना समीउल हक साहब से भी चलेगी, वो आके हमें जवाब दें। अगर वो यहाँ आना चाहते हैं सिंध टीवी पर, इस क्लासरूम में, यू आर वेलकम सर, यू आर वेलकम, आप आइए, यहाँ बैठें और हमें कन्विंस करें कि तालिबान आर द राइट पीपल टू रूल दिस कंट्री। इस मुल्क को सिर्फ तालिबान चला सकते हैं और कोई नहीं चला सकता। अगले इतवार को नए क्लासरूम में आपसे बात होगी मौलाना साहब, मौलाना समीउल हक साहब एंड मिस्टर तालिबान।